वरना हम लोग तो अभी सो रहे होते। पुनः निवेदन एवं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप आकर जन समुदाय को भूख को शांत करने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर साहब। अब आप कम कर दे थोड़ा सा आवाज़ के साथ। तो सबसे पहले मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय केवी सिंह जी और आज की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, हमारे मंच पे उपस्थित आज के विशिष्ट वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय महाराजगंज के सम्मानित प्रोफेसर विनोद कुमार कुशवाहा जी और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार मौर्य जी और आज के मंच पर मंचासीन हमारे परिवार की एक महान विदुषी संगमित्रा जी, आप सभी का सम्मान करते हुए सबसे पहले मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारतवर्ष विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृतियों का देश है और सारी संस्कृतियों को एक सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। साथियों, बहुत देर से आप सभी को सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी क्लास का 8वां घंटा है और आप लोगों को पता है कि 8वां घंटा किस बात का होता है। अक्सर कॉलेज में 8वां घंटा खेल का होता है। तो अगर आप सुनने का मूड है तो एक बार परिचय कराइए कि मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि जैसे व्यक्ति के जीवन में एक नारी का महत्व होता है, उसी तरह किसी भी जगह ताली का महत्व होता है। ताली दो तरह की होती है। एक ताली ऐसी होती है जो बंद दरवाजे के ताले को खोलती है और एक ताली ऐसी होती है जो बंद दिमाग के दरवाजे को खोलती है। आज का विषय बड़ा गूढ़ है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पीछे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों को भी आप सुनना चाहते होंगे। आज का विषय है भारतीय संविधान और आम जनमानस। अब इसका विषय इतना गूढ़ है, चाहे जितना भी गूढ़ हो, लेकिन यह बात आम जनमानस तक जानी चाहिए थी। जैसे पल्स पोलियो को पिलाने के लिए सरकार ने जब कानून बनाया कि देश के हर बच्चे को पोलियो पीना जरूरी है और एक नारा दिया कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, उसी तरह जब भारत का संविधान जब देश में लागू हो गया तो भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है, भारतीय संविधान चाहता क्या है, भारतीय संविधान देश में कैसा सामाजिक परिवर्तन चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है, इस भावनाओं को भी जन जन तक पिलाया जाना चाहिए था। और पिलाने के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए था, वो गांव गांव जाकर पिलाए। जैसे पोलियो का हम जब पिलाते हैं तो खाली कानून बनाने से लोग पोलियो नहीं पी लिए थे। जब लोग बूथ पर आकर नहीं पी रहे थे तो घर घर जाकर पिलाया जाता था।
तब भी भरोसा नहीं होता था, तो उंगली पे दाग लगाया जाता था कि पता चले कौन पिया है कौन नहीं पिया है। उसी तरह भारतीय संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए था, इस कदर कि उसके उंगली पर दाग लगे। इसके अंदर हिंदू मुसलमान की भावना है, इसके अंदर भारतीय संविधान की भावना है। अब उंगली का दाग नहीं लगा है तो पता ही नहीं चलता कौन यहाँ भारतीय है और कौन नहीं है। क्योंकि जब किसी के सामने हम गर्व से मुसलमान के होने की बात कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो सामने वाले के सामने ये भ्रम होता है कि सिया है कि सुन्नी है। भ्रम होता, मुसलमान कहने से काम नहीं चल जाता। सामने वाला भ्रम में रहता है कि सिया है कि सुन्नी है, तो उसे बताना पड़ता है कि मैं सिया मुसलमान हूं कि सुन्नी मुसलमान हूं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अपने को हिंदू कह देता है तो काम नहीं चलता। वो हिंदू कहने के बाद भी भ्रम में रहता है कहीं रहेगी पूरी रहेगी तुम्हारे के बावन, वो भ्रम में रहता है। हिंदू कहने से काम नहीं चल जाता। लेकिन अगर हम अपने आप को भारतीय कह देते हैं तो सारे भ्रम मिट जाते हैं। अगर मैं अपने आप को भारतीय कह दूं तो सारे भ्रम मिट जाते हैं। सिया सुन्नी होने का भ्रम, कहीं कोई चमार होने का भ्रम, ये सारे भ्रम मिट जाते हैं। और जब ये भ्रम मिट जाते हैं और इसी भ्रम मिटने की वजह से और इसी भ्रम को मिटाने के लिए भारतीय संविधान की रचना की गई है। क्योंकि इस देश में दो संस्कृतियां शुरू से संघर्षरत रही हैं। एक संस्कृति ऐसी है जो छूत अछूत, ऊंच नीच, ढोंग पाखंड को बढ़ावा देती रही है, जो हिंदुस्तानी संस्कृति कहलाती है। जो गर्व से हिंदू कहते हैं वही संस्कृति को फॉलो करते हैं। और एक इसी देश में ऐसी संस्कृति रही है जो समता, समानता, करुणा, मैत्री और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती रही है, वही भारतीय संस्कृति। अब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा और गुलामी के दौर में ये हिंदुस्तानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों आपस में घालमेल हो गया था। ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन सी हिंदुस्तानी संस्कृति है और कौन सी भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संविधान की रचना इसलिए की गई क्योंकि इस देश से छूत अछूत, ढोंग पाखंड निकालना था और भारतीय संस्कृति की स्थापना करना था। इसीलिए भारतीय संस्कृति, समता, समानता, करुणा को पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान की रचना की। लेकिन हमारे देश में हुआ कि संविधान जब बन गया, इस देश की सरकारों ने सोचा कि संविधान बन गया तो हमारा काम पूरा होगा। संविधान बना देने से काम पूरा नहीं हो जाता। जैसे पोलियो का कानून बना देने से कोई पोलियो नहीं पी लेता, क्योंकि संविधान के बनने से पहले इस देश में भारत का संविधान नहीं था। कहीं हिंदू का संविधान था तो कहीं मुसलमान का संविधान था। भारत का संविधान तो आजादी के बाद, उसके पहले एक इसी तरह का संविधान था सम्राट अशोक की शिलालेख में। ये दुनिया का पहला संविधान है जो लिखित है और लोक कल्याणकारी है। और पुनः उसी संविधान की स्थापना के लिए भारतीय संविधान की रचना की। लेकिन ये बातें आम जनमानस तक नहीं पहुंचाई गई। जब आम जनमानस तक नहीं पहुंचाई गई तो ढोंगियों, पाखंडियों को अवसर मिल गया गाँव में जाकर ढोंग पाखंड पिलाने और ऐसा पिलाया कि लोग अपने आप को भारतीय न कह करके गर्व से हिंदू और गर्व से मुसलमान कहना शुरू कर दिए। भटक गया पूरा देश और गर्व से हिंदू और मुसलमान कहने से और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन बवाल तो देश में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी बवाल से बचने के लिए भारतीय संविधान की रचना की गई। और हमारे देश के आम जनमानस में क्या है कि जो उन्हें जानना है वो तो नहीं जानते, आज नहीं जानना है वो बांट के बैठे हुए। जैसे मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं, आम आदमी से, कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अब ये ऊपर वाले कृपा से अच्छा चल रहा है,
कि भारत के संविधान की वजह से ऐसा चल रहा है, उन्हें कौन समझाएगा? आज जो पढ़े लिखे हैं, इसी देश में कैसी संस्कृति थी जो पढ़ने लिखने से मना कहती थी कि पढ़ने लिखने हो या का हर जो तले घरे आई है ना। पढ़ने लिखने से समय बर्बाद होता है और हल चलाने से घर में अनाज आता है। ऐसी संस्कृति। तो जो पढ़ने लिखने का अधिकार हमें मिल गया, अब पढ़ने लिखने के बाद जब नौकरी मिल जाती है उसे, तो जाकर किसी भगवान को लड्डू चढ़ाता है। वो जानता है कि उन्हीं कृपा से मुझे नौकरी मिली है, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि भारतीय संविधान न होता कितना लड्डू खिलाता तुझे नौकरी नहीं मिली। तो यह देश का जो संविधान है, अगर 12 घंटे का लॉक कर दिया जाए, कैसे नोट लॉक हो गया, नोट लॉक हो गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि कल सुबह से पुरानी वाली लक्ष्मी जी नहीं चलेगी। तो अगर आज 500 का नोट किसी के पास बचा हो तो कहीं सामान खरीदने जाएंगे तो मिलेगा क्या सामान? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या लक्ष्मी जी उससे बाहर निकल के भाग गई क्या? वही नोट है, उससे कुछ पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो उस दिन मुझे पता चला कि पावर लक्ष्मी जी में नहीं, पावर देश की सत्ता में है। अगर सादा कागज रोजगार पेपर पर सरकार ये लिख दे कि मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन देता हूं, हस्ताक्षर उर्जित पटेल गवर्नर, उस रोजगार पेपर को दिखाइएगा जहां भी, तो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो पुराने वाले से नहीं मिलेगा। तो ये देश का जो संविधान है आपके हक और अधिकारों की याद दिलाता है, लेकिन धर्म और पाखंड में इतना फंसा दिया गया है कि आपका ध्यान संविधान से भटक कर धर्म में उलझ गया। और जिस देश का सत्यानाश करना हो उस देश को धर्म में उलझा दो, वो देश सत्यानाश होगा। और जो हमारा संविधान है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बात करता है। और आज पूरे देश में अखबार से लेके, रेडियो से लेके, दूरदर्शन से लेके, नेताओं से लेके सब लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाप्त करके पूरे देश में पाखंड का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देश की सुरक्षा भारतीय सैनिक नहीं करेंगे। सरकार बोल रही है कि अब देश भारत के सैनिक की सुरक्षा कर लिए, अब दिल्ली में यज्ञ हो रहा है राष्ट्र रक्षा में। अब राष्ट्र की रक्षा यज्ञों से होगी, मंत्रों से होगी। और ऐसे ही मंत्र से एक बार सोमनाथ के मंदिर की रक्षा करने का प्रयास किया गया और मंत्र पढ़ते रह गए। अब मोहम्मद गजनवी पूरा मंदिर लूट के चला गया। तो जो मंत्र एक बार फेल हो चुका है, जो दवा एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसी को बार बार खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक न करके अब रिलीजियस स्ट्राइक करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। और जो लोग ऐसे विचारधाराओं के साथ खड़े होंगे, सम्राट अशोक क्लब उनका साथ नहीं देगा। सम्राट अशोक क्लब उनका साथ नहीं देगा। हम उनके साथ खड़े रहेंगे जो भारतीय संविधान की भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भले हम अकेले हैं, लेकिन गलत के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो आज हम संविधान की बातों को ठीक से, ये तो सम्राट अशोक क्लब की देन मानिए कि लोगों को संविधान का दर्शन हो रहा है। नहीं तो इस देश के हिसाब से देश में चलना आपके हिसाब किसी ने देखा ही नहीं। एक घटना को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम हम लोग कर रहा था। एक चौरसिया कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंच पर आए और बोले कि डॉक्टर साहब आपके साथ एक फोटो मेरा संविधान के साथ हो गया। ठीक है सर, देख लिया। तो बोला कि 25 साल मुझे वकालत करते हो गई और मैंने आज तक संविधान देखा ही नहीं। आज आपने कहा 25 साल वकालत करते हुए संविधान नहीं देखा। तो जिस देश के लोग जिस संविधान के अनुसार संचालित होंगे और उस देश के साथ भी नहीं देखे होंगे,
कोई आश्चर्य? हमारी वही हाल है कि तैयारी हमें फिजिक्स की करनी है, परीक्षा हमें फिजिक्स का देना है और अंग्रेजी की कोचिंग करना है। हमें भारतीय बनना है और हम तैयारी और कोचिंग हिंदू और मुसलमान बनने की कर रहे हैं। तो जब हमारी पढ़ाई ही गलत है, हमारी परवरिश ही गलत है, तो जब छोटे परवरिश में ही जब इतने अच्छे हिंदू मुसलमान इतने खतरनाक हैं, तो खराब हिंदू मुसलमान इतने खतरनाक हो सकते हैं। और भारतीय संविधान की भावनाएं अगर गांव-गांव तक पहुंचाई गई होती तो शायद ये माहौल आज देश का न होता। देर ही सही सम्राट अशोक क्लब ने पहुंचाने का प्रयास को शुरू किया है, क्योंकि गीता को हम पढ़ेंगे तो क्या मैसेज मिलेगा कि जो कुछ तू कर रहा है या जो कुछ तू भोग रहा है वो अगले जन्म का है, इस जन्म में तेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है। कुरान पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? उसका फल पाने के लिए क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा। जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा। लेकिन भारतीय संविधान पढ़ोगे नगद मिलेगा, तुरंत फायदा। अभी पढ़ो अभी फायदा। संविधान कहता है बाएं चलो, अब दाएं चलो तो क्या होगा? तुरंत एक्सीडेंट, अगले जन्म में नहीं होगा। संविधान कहता है कि रोड के बाएं चलो, अब आप चलोगे दाएं तो अगले जन्म में पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसी समय एक्सीडेंट हो जाएगा। और बाएं चलोगे तो अगले जन्म में अच्छा नहीं मिलेगा, इसी जन्म में सही सलामत घर पहुंच जाओगे। तो संविधान नगद धर्म है, बाकी सब उधरिया वाला। आज करोगे कल मिलेगा। तो आज का जमाना नकदी वाला काम है और संविधान नगद काम सिखाता है। आज करो आज फायदा है। और ये संविधान की भावनाएं जब तक गांव-गांव नहीं पहुंचाई जाएगी तो आने वाला जो भारत है वो शायद अखंड भारत बना रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में बहुत नहीं लोग जानते। अच्छे पढ़े लिखे से मैं बात करता हूँ, जहां 100 का समूह बैठा है, मैं पूछता हूँ कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो नहीं जानते। कोई अशोक चक्र बोल देता है, कोई साड़ बोल देता है, कोई बैल बोल देता है। हम पर ये देश भारत है जहां का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लोग नहीं जानते। इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है हमारे देश में? तो तब हम लोगों को पता चला कि जिस देश के लोग अब चाहे अगर देश में राष्ट्र भावना पैदा करनी है तो प्रतीक चिन्ह क्या मुझे देखना होगा। जिस हम बाजार जाते हैं तो जिसको भूलने की आदत है वो क्या करता है कि हम बाजार जाके भुला क्या खरीदना है, तो रुमाल गठिया के पैकेट रख लेता है, गमछा गठिया लेता है कि बाजार जाऊंगा तो गठिया जब फेंकेगी तो समझ जाऊंगा कि कुछ खरीदना है। तो उसी तरह हमारे देश के लोगों को जब भारतीय बनना है, राष्ट्रीय बनना है, राष्ट्रवादी बनना है, तो हमको सोते जाते उठते बैठते चाहे जहां भी जाऊं वहां मंदिर मस्जिद दिखाई दे चाहे न दे, लेकिन राष्ट्र दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जिस चीज को बार बार देखेंगे उस मन में भावना वैसी ही पैदा होगा। जब मंदिर रोज देखोगे तो हिंदू बनने का भाव पैदा होगा, दिन भर मस्जिद देखोगे तो मुसलमान बनने का भाव पैदा होगा, लेकिन दिन भर जब राष्ट्रीय चिन्ह देखोगे तो भारतीय होने का भाव पैदा होगा। इसलिए सम्राट अशोक क्लब ने जगह जगह पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र चिन्हों के निर्माण की मुहिम छेड़ी है, क्योंकि दुनिया को पता है कि जब भारत में लाट थे तब हम सम्राट थे, अब लाट ही नहीं तो सम्राट थे। जिस दिन 84,000 फिर से लाट खड़ी हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ी है, जो आपका सपना साकार होने वाला है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि सूत्र कितना भी बढ़िया, फार्मूला कितना भी बढ़िया, जब तक उसमें हम मान नहीं रखेंगे उत्तर नहीं आएगा। A+B का होल स्क्वायर ये सूत्र है, तो जब तक A का मान नहीं रखेंगे, B का मान नहीं रखेंगे, तब तक उत्तर नहीं आएगा। सम्राट अशोक ने शिलालेख में लिखा है, ये शिलालेख जो मैं लिखवा रहा हूं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि हमारे विचार चिरस्थायी रहे और कल्प के अंत तक बना रहे, और आने वाले मेरे नाती पोते प्रपौत्रों को भी विश्व विजयी होने की प्रेरणा मिलती है। और
और जो प्रेरणा स्रोत ही नहीं रहा, जब स्रोत ही समाप्त हो जाएगा तो कुआं में पानी कितना देर तक रहेगा? तो जब तक रहा चलता रहा, आज सूख गया। तो इस जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, जब तक वो राष्ट्रीय चिन्हों की भावनाओं को हम आम जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोग जानेंगे इसके पीछे भावना क्या है। इसलिए सबकी ड्यूटी बनती है कि हम राष्ट्र चिन्हों को पहुंचाएं और लोक भाषा में समझाएं। लोक भाषा क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने संदेश जनता को पाली भाषा में समझाया, पाली भाषा। लेकिन मैंने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने संदेशों को पाली भाषा में नहीं समझाया, भगवान बुद्ध ने अपनी बातों को लोक भाषा में समझाया। ये अलग बात है, उसमें लोक भाषा पाली है, उसमें लोक भाषा पाली है। तो आज का संविधान जब अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो कितने लोग जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है? तो अंग्रेजी में लिखने का मतलब हो गया देश के लोग संविधान जाने ही ना पाए। तो जो देश का संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, आज जो ढोंग पाखंडी ग्रंथ है वो सब हिंदी में लिखे गए हैं ताकि ढोंग फैले समाज में। धर्मशास्त्र हिंदी में लिखा है ताकि बेवकूफ आदमी समझ जाए ढोंग के बारे में, और संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है ताकि पढ़े लिखों की सामग्री बन के न जाए, वो बेवकूफ तक पहुंच न पाए। और जब नहीं पहुंचेगा तो जब देश की जनता, जब दुनिया पे शासन करना है तो शासन करने का एक बड़ा सूत्र होता है कि जब तक जनता बेवकूफ नहीं रहेगी तब तक शासन उस पर नहीं किया जा सकता है। तो जनता पर शासन करने के लिए जनता का बेवकूफ होना जरूरी है। अब अशोक का रूल उल्टा था कि जनता को समझदार बना देना है, तो उन्होंने 84,000 स्कूल खोल दिया जगह जगह। जो बुद्ध विहार थे वो पूजा पाठ कर्मकांड करने के वो साधन नहीं थे, वो केंद्र नहीं थे पूजा पाठ का, वो बोर्डिंग स्कूल थे उस जमाने में, बोर्डिंग स्कूल। इसीलिए आप बिहार में जाइएगा तो बिहार में बोर्डिंग स्कूल ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अपेक्षा। इसमें बोर्डिंग स्कूल कम है, लेकिन बिहार के प्रत्येक जिले में जाइएगा तो 2-4 जरूर बोर्डिंग स्कूल बच्चे रह कर पढ़ते हैं। तो वहां पर रह कर पढ़ने की जो परंपरा है वो बिहार में बुद्ध विहारों से मिली है, जो आज भी कंटिन्यू चल रही है। तो सारे स्कूल थे, और सारे स्कूल जब नष्ट हो गए तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, और जब ज्ञान ही नहीं रहा तो समाज में पीछे बैठने की देता है। और ये बातों को पुनः वापस लाना है, पुनः रिटर्न लाना है। तो पुनः रिटर्न कब आएगा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि 5,000 साल के इतिहास में कौन सा ऐसा काल है जो देश समृद्धशाली था, लोक कल्याणकारी था, खुशहाल था। देखा कि सम्राट अशोक का ही वो शासन काल है जब देश की सीमाएं बृहत्तर थी। अब वो बृहत्तर भारत को कमजोर करने के लिए एक नए शब्द का इजाद किया है। वो बृहत्तर भारत को डैमेज करने के लिए एक नया शब्द लाया गया, महाभारत। महाभारत, एक तरफ महाभारत, दूसरी तरफ बृहत्तर भारत। तो बृहत्तर भारत जो है देश की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, और महाभारत पारिवारिक कलह और झगड़े का प्रतीक है जो अब तक चल रहा है। तो जैसी संस्कृति में हम निवास करेंगे, जैसे परिवेश में हम निवास करेंगे, वैसी हमारे आने वाली पीढ़ियां बने, हमारे बच्चे बने। और आज का जो परिवेश चल रहा है, अपने बच्चों को कहाँ ले जाए भगा? जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो स्कूल पाखंडी है, उसके टीचर पाखंडी है, भगा कर कहाँ ले जाओ? मैं अपने बच्चों को कोई स्कूल में नाम बता सकता, जाता हूँ तो कहते हैं बाबा सब तो पाखंडी है, सब उल्टा पुल्टा सिखाते हैं, पुतना का बद दिखाते हैं, तो कंस मारना दिखाते हैं, तो अब कहाँ ले जाओ मुझे भगा कर? तो अब आज का जैसा परिवेश बन गया है, बच्चों को बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाओगे लिखाओगे और पढ़ लिख ऊपर का बड़ा होकर पाखंडी बन जाएगा। अगर पाखंडी बनेगा तो आपका सारा सपना संविधान वाला धारा का धारा। तो अच्छा पेड़ लगाने से ज्यादा जरूरी है कि उस अच्छे पेड़ पर वायरस ना आ जाए, कीड़े न लग जाए, मकोड़े न लग जाए, उसे बचाना भी जरूरी होगा। और सम्राट अशोक क्लब एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। अभी तो संसाधन नहीं है, मैं तो सलाम करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का, कितने सीमित संसाधन में भी इतना जोरदार कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं, मैं नमन करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। और खासकर आज
के सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर है। यहाँ जो बुजुर्गों की टीम है, नौजवानों की जो टीम है, इतने सधे हुए यहाँ के लोग हैं, इतने सधे कार्यकर्ता हैं कि केबीसी की जो टीम है पूरी, भले मैन ऑफ द मैच कोई रहता हो, अच्छा कोई भले करता हो, काम सब लोग अच्छा करते हैं, लेकिन जब जब मैं आता हूँ कानपुर को तो यहाँ के कार्यक्रमों को देख के, यहाँ के टीम के मैनेजमेंट को देख करके मैं हमेशा 10 में 10 नंबर देकर जाता हूँ। बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि टीम को हमेशा तालमेल बैठाए रहे। जो जितना सही ढंग से बाल को पास देगा वही जल्दी गोल मारेगा। आज बाल उठा दिया तो रास्ते में उलझ जाओगे और गोल पोस्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपस में अपने मान सम्मान को लेकर, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे बोलने को नहीं मिला, हमको कोई पूछता नहीं है, अरे मत पूछे में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने मान सम्मान के लिए जब बात करोगे तो फिर सामाजिक सम्मान नहीं बढ़ पाएगा। अगर सामाजिक सम्मान बढ़ जाएगा तो समाज का हर व्यक्ति सम्मानित हो जाएगा, हर व्यक्ति सम्मानित हो जाएगा। आप टीम में खेलते हैं, कभी कभी इंडिया टीम जीत जाती है और 2-4 खिलाड़ियों को खेलने का नंबर नहीं आता, 2-4 खिलाड़ियों को खेलने का नंबर ही नहीं आता और टीम जीत जाती है। तो जब टीम विजयी होती है तो जो सारे खिलाड़ियों को मेडल मिलता है वो नहीं खेलने वालों को मिलता है कि नहीं मिलता, तो सबको मिलता है। तो जब टीम विजयी हो जाएगी तो सबको इनाम मिलने वाला है, इसमें हमको तुमको क्या होता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को दिमाग से निकाल के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, अपने दिशा की तरफ आगे बढ़िए, कितना भी बाधा आ जाए। और जब बाधा आने लगे तो समझ लेना कि अब अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छे मार्ग पर चलने की पहचान है कि बाधा आ जाए। एक दुकान में मैं बैठा था तो उस दुकान में इससे बहुत तक जाएगा तो लिखा थे 3 बातें, जीवन की 3 बात। तो ऐसे एक पेपर पे लिखा हुआ था कि इसके कोटेशन लिखा था कि भगवान, मैंने तुमसे मांगी थी बुद्धि और तुमने हमको दे दिया उलझन, परेशानी, हम तो नहीं मांगे थे। तो भगवान ने कहा, कह रहे पगला, अगर तुझे उलझन नहीं दूंगा, परेशानी नहीं दूंगा तो बुद्धिया तेरे पास पहुंची है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। उलझन आएगी, परेशानी आएगी, तभी तो पता चलेगा बुद्धि पहुंची है कि नहीं। अगर परेशानियों को झेल के निकल गए तो बुद्धि पहुंच गई है, अब फंस गए तो अभी पार्सल नहीं मिला। साधारण सी बात। तो जब जीवन में किसी संगठन कार्य करते हुए बाधा आने लगे तो समझ लेना कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लोग आपकी आलोचना करने लगे तभी समझना कि सही ट्रैक पर जा रहा है। और जब बाधा आने लगेगी और जब बाधाओं को कर देंगे पार, तो बाधा आई है बधाई लेकर के, बाधा आई है बधाई लेकर के, लेकिन बधाई मिलेगी तब जब बाधा पार करोगे